नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है गिरते मार्केट में एसआईपी स्टॉप कर दें। जब थोड़ा सा मार्केट गिरना शुरू होता है ना, इन्वेस्टर का कॉल आना शुरू हो जाता है। अभी बंद कर देते हैं, जब नॉर्मल होगा फिर शुरू कर देंगे एसआईपी। पॉज कर देते हैं 6 महीने के लिए, ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पे कुछ डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फंड लिया है एसबीआई स्मॉल कैप। 2009 से 5-5 हज़ार का एसआईपी चलता गया और जमा हुआ है 9,80,000 और वैल्यू 64,18,000 दिख रहा है। पर जब जब मार्केट डाउन हुआ, ऐसा सोचा कि एसआईपी स्टॉप कर दिया। 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है, 64 लाख का वर्थ बनाया है। तो जब यहाँ पे इसको टच करेंगे तो कैश फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। कैश फ्लो में जब आप जाके देखेंगे तो गिरता हुआ मार्केट अगर 2009 से देखेंगे तो 2018, 19, 20 में गिरता हुआ नजर आया था। 2020 में फरवरी 2020 से देखेंगे तो एनएवी 57 रुपीज़ तक गया था। तब उस समय 5,000 लगाया तो 87 यूनिट मिला। उसके बाद जब मार्केट डाउन हुआ 43 तक आया तो जो 87 यूनिट मिलता था 115 यूनिट मिलना शुरू हुआ। तो कौन सा पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है? जब ज़्यादा यूनिट मिले वही पोर्टफोलियो का अच्छा है। ऐसे करके यूनिट हर बार एक्यूमुलेट करते चले गए। लास्ट में देखेंगे 15 साल के बाद जो यूनिट एक्यूमुलेट किया अलग अलग प्राइस से, जब 10 रुपये एनएवी था, 5,000 डालते थे तो 500 यूनिट मिलता था। तब तो बहुत ज़्यादा मार्केट कम था तभी इसलिए 10 रुपया था। तो इसमें पीछे जाएंगे देखेंगे, शुरुआत में तो 500 यूनिट मिलता था, बाद में ये धीरे धीरे एनएवी जैसे जैसे 10 रुपया से बढ़ता गया, यूनिट एक्यूमुलेशन कम होता चला गया। तो लास्ट में 15 साल के बाद देखते हैं अब जो यूनिट एक्यूमुलेट हो रहा है वो 29-30 यूनिट ही एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस 171 चला गया। तो टोटल यूनिट एक्यूमुलेट किया हमने 37,184। कभी 100, कभी 200, कभी 500 शुरुआत में यूनिट एक्यूमुलेट होता चला गया। तो कौन सा स्थिति सबसे अच्छा था? ये टोटल संपत्ति जो छोटा छोटा यूनिट लिया वो 37,000 यूनिट ही है अपने पास। अभी 29 यूनिट मिलता है। कभी जब कम एनएवी था तो 100 यूनिट मिलता था। तो जब जब मार्केट डाउन होता है तो एनएवी का रेट कम होता है तो यूनिट आपको ज़्यादा मिलता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट डाउन है तो एसआईपी को स्टॉप कर दूं। डाउन है तो एनएवी कम है, आपको ज़्यादा यूनिट मिल रहा है। यही आप 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद देखेंगे और एक्सेल सीट अपना पोर्टफोलियो का चेक करेंगे तो वो स्थिति सबसे अच्छा होगा जब जब मार्केट डाउन था, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिल सके। इसी यूनिट को आज के करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पैसा आज जो बना एक्यूमुलेट होके 64,13,000, ये आज का आपका वैल्यू है, करंट वैल्यू। अब यहाँ पे एसआईपी में एक रिकॉर्ड देखते हैं कि ऑल इक्विटी सेलेक्ट करते हैं, कोई मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया। पिछले 15 साल में अभी उभरता हुआ कौन ऊपर आ रहा है? तो यहाँ पे StarSIP.in में गए, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया, 15 साल सेलेक्ट किया, 5-5 हज़ार का एसआईपी चल रहा है। तो सबसे ऊपर दो फंड को आप देख रहे हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। पहले रेगुलेशन इतना नहीं था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसा कुछ अलग अलग कैटेगरी नहीं था। लार्ज कैप बोल करके भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में चलता जा रहा था। फंड मैनेजर के पास कोई रेगुलेशन नहीं था। उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड लेंगे तो पहले 10 साल पहले सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप उसमें होता था। इसीलिए एचडीएफसी इक्विटी या एचडीएफसी टॉप 100 इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। पीछे देखेंगे तो, अब देखेंगे तो उसमें सिर्फ लार्ज कैप ही है। तो लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा लंबे समय में, क्योंकि वो जितना बढ़ गया है स्मॉल कैप के तुलना में इतना ज़्यादा रैली उसमें नहीं दिखाएगा। तो पिछले 15 साल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप आ रहा है। इडलवाइज मिड कैप भी तीसरे नंबर पे है। ये मिड कैप ऊपर इसलिए है कि इसमें भी 15 साल पहले स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा था। कोई भी अगर बढ़ा हुआ है, टाइम अच्छा खासा बीत गया है, तो स्मॉल कैप स्टॉक उसमें ज़्यादा होगा। अब नीचे अगर चलते जाएंगे तो और भी मिड कैप ही मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला जाएगा, 16 साल, 17 साल होगा, धीरे धीरे स्मॉल कैप का संख्या और इसमें धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लिस्ट में। इसीलिए बोलता हूँ लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी ही सिलेक्ट करना है। नीचे धीरे धीरे जाएंगे तो तरह तरह का और भी कैटेगरी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो टॉप में टॉप 5, टॉप 10 होगा आने वाले दिनों में, वो स्मॉल कैप, मिड कैप ही होगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। राजू सर, मैंने 15 लाख रुपए लॉस कर दिया एफएनओ में, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करो? अब एसआईपी करना चाहता हूँ, प्लीज़ लॉस कैसे रिकवर होगा? देखिए, इतना पैसा को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ज़्यादा पैसा लगा करके एसआईपी में ठहरे रहेंगे, बने रहेंगे, तो धीरे धीरे लॉस रिकवर हो सकता है। अगर आपको एसआईपी में आना है, म्यूचुअल फंड में आना है, रिस्क ले सकते हैं।
तो जितना भी पैसा है धीरे धीरे करके एसआईपी में आप स्मॉल कैप में लगाना शुरू कर दीजिए। निपॉन स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एचएसबीसी स्मॉल कैप है। जितने भी स्मॉल कैप में जा सकते हैं आप धीरे धीरे करके शिफ्ट कीजिए, वहाँ से पैसा निकाल लीजिए इक्विटी से, एफएनओ से, और धीरे धीरे यहाँ एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। यहाँ पे टाइम देंगे तो लॉस रिकवर हो जाएगा। अगले कमेंट्स में कहते हैं, क्या आदमी है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बिका हुआ देश है, सब कुछ कर्ज पे है, पाकिस्तान में जीडीपी गिरती जा रही है, भुखमरी है, अमेरिका जो बोलता है वही करता है। जैसे लगता है हम नहीं करते, हमारे यहाँ भुखमरी नहीं है और हम कर्ज पे नहीं है। इस कमेंट्स को एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं कि राजा 1 और राजा 2 अलग अलग राजा हुआ करता था। इनके देश में इनका रोकड़ा चलता था, इनके देश में इनका रोकड़ा चलता था। किसान ने 1 करोड़ का अनाज उगाया, 1 करोड़ रुपया दे दिया। कुम्हार ने 10 लाख का प्याला बनाया, घड़ा बनाया मिट्टी का, 10 लाख उनको दे दिया। इस राजा के एरिया में 10 लाख आम का पेड़ लगा दिया, इनको मिल गया 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी एज पर वर्क। ये भी पैसा देने के लिए स्वतंत्र थे, रोकड़ा छापा, ऐसे साइन किया, दे दिया। इनके राज्य में ये दे रहे थे, इनके राज्य में ये दे रहे थे। अब एक बार ऐसा होता है, ये राजा इनको हरा देता है। हराने के बाद बोलता हड़ा बकवास, तुम्हारा रोकड़ा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। हराने का मतलब यही है, मेरा सिक्का चलेगा। तो इनका साइन किया हुआ चलने लगा। फिर कुछ सालों के बाद ये अपना राजा गैंग बना करके इनको हरा दिया। जब इनको हराया तो इनका रोकड़ा खत्म, अब मेरा चलेगा। हराने का मतलब यही है कि मेरा रोकड़ा चलेगा। ऐसे करके सालों साल चलता गया, चलता गया, चलता गया। दोनों ऐश मौज में अपना चलते रहते, कभी ये इस पे चढ़ाई करते थे, कभी ये इस पे चढ़ाई करते थे। एक बार मोगेम्बो 7 समंदर पार से आया, मोगेम्बो 3, ये दोनों को हरा दिया। दोनों को हराने के बाद बोलता है कि जैसा है वैसे चलने दो, हम तो वहीं रहेंगे, तुम PM1 PM2 रहो, लेकिन रोकड़ा मेरा चलता रहेगा। तुम अपना रोकड़ा नहीं चलाओगे, तुम आओगे, तुम जाओगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इधर भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, रोकड़ा मेरा चलता रहेगा। मैं एजेंट को बैठा देता हूँ, RB1 RB2 के हिसाब से एजेंट लगा देता हूँ। कोई भी आए कोई भी जाए, पार्टी कोई भी आए कोई भी जाए, एजेंट मेरा बैठा रहेगा, रोकड़ा मेरा ही चलता रहेगा। अगर तो सच में फ्रीडम होता, सच में आज़ादी होता, तो पार्टी 1 जीतता तो पार्टी 1 का रोकड़ा चलता, साइन उसका होता। पार्टी 2 जीतता तो उनका साइन चलता, उनका रोकड़ा चलता। उसके पहले जितना भी रोकड़ा था सब जमा होता, नया रोकड़ा इशू होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई जीते कोई हारे, रोकड़ा चेंज नहीं हो रहा है। रोकड़ा वहीं से जो छप के आ चुका है, उसका एजेंट बैठा हुआ है, वो जिनको रोकड़ा दे रहे हैं वो हर चीज़ देश में खरीद रहे हैं। एयरपोर्ट कोई खरीद रहा है, रेलवे कोई खरीद रहा है, इजराइल का कंपनी आके एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, हाईवे खरीद रहे हैं, स्कूल खरीद रहे हैं, हॉस्पिटल खरीद रहे हैं। जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी स्कूल में अंदर घुसेंगे ना, तो पता चलेगा कि बाहर की कंपनी का हिस्सेदारी है। देखने में लगेगा कि भारत का है, पर मालिक कोई और है, हिस्सेदारी किसी का और है। तो ये मोगेम्बो 3 जो है बाहर बैठा हुआ है, वो इस दोनों को कभी 47 के पहले हरा करके सेटिंग कर करके अपना ही सिक्का चलाता जा रहा है। ये सिक्का जो चल रहा है, चाहे हमारे देश में चाहे उसके देश में, अपना नहीं है, उसका ही है। अब इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा। इस चैनल पे आएंगे, इस चैनल पे नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये वर्ड आप किसी भी चैनल पे चल जाइए, आज तक, ABP, किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाइए और लिखिए वॉच, ये पूरा लिखिए चैनल, ऐसा लिखना है, कमेंट्स करना है किसी भी चैनल पे जा करके। ये कमेंट्स 10 सेकंड के बाद उड़ जाएगा। कमेंट्स कीजिए, 10 सेकंड वेट कीजिए, उड़ जाएगा, इसलिए नाम नहीं बोलूँगा। इस चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में 6-7 वीडियो है, उसको देखेंगे तो पता चलेगा ये रोकड़ा जो चल रहा है ना, वो eastindia.com का ही चल रहा है आज। यहाँ भी, वहाँ भी, और भी देश में, US में, जितना भी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, जहाँ सूरज नहीं उगता था, वो रोकड़ा आज अपना ही चला रहा है, अपना नहीं चल रहा है। अगला कमेंट है, राजू सर 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 18,000 रुपया SWP लेना है, कौन कौन से फंड में करूं? इसके लिए आप starsip.in में जाइए और SWP सेक्शन, मेन्यू नंबर 3 में जाएंगे तो SWP सेक्शन आएगा। जो भी अमाउंट लिखना है वो लिख करके 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ में 60,000 ले सकते हैं, 10 लाख में 6,000 ले सकते हैं। उन्होंने 30 बोला है और 18 बोला है, 18,000। तो यहाँ पे 3 फंड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, एक चौथा फंड है ICICI मल्टी एसेट फंड। 4 फंड को आपको लेना है और इसमें बराबर बराबर SWP करके चलते रहना है जब तक आपको लेना है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो 6 महीना बाद भी, 1 साल के बाद भी SWP ले सकते हैं। लेने के बाद जब जरूरत नहीं है तो पहुँच भी कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पैसा बढ़ गया, मान लेते हैं यहाँ पे आपने 30 लाख लगाया और 18,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, और ये मान लेते हैं 2015 में 10 साल पहले किया, 30 लाख लगाया और 15,000 रुपये लेते लेते 21,60,000 ले चुके हैं। 10 साल के बाद ये बैलेंस 54 लाख बच रहा है।
अब इस 54 लाख से चाहे तो 30-35 हज़ार तक HWP ले सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हर 5 साल में रिव्यू करके इसको आप HWP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये टूल्स है, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई नियम है ऐसा करना पड़ेगा। वो आपके हाथ में टूल है, बढ़ाना, घटाना, स्टॉप करना, पॉज करना, वो सब आपके कंट्रोल में है। तो 4 फंड है जो लंबे समय के लिए HWP में आप जा सकते हैं। अगला कमेंट्स है, पैसा मिल जाए और साथ में टैक्स सेविंग भी हो जाए, इसके लिए मोतीलाल ELSS टैक्स सेवर, क्वांट ELSS, पराग पारिक ELSS लिया था। पहले टैक्स रिजिम और अभी के टैक्स रिजिम में अंतर है, आप लें ATC या ना लें बात बराबर है। तो वहाँ से निकल करके आप स्मॉल कैप, मिड कैप, SBI 250 इंडेक्स इसमें जाएंगे। जिसका AUM सबसे ज़्यादा है स्मॉल कैप उसको आप चुनेंगे। मिड कैप भी एक HDFC मिड कैप चुन सकते हैं। और 3 साल के लॉकिंग वाले पीरियड से हट के आपको नॉर्मल ओपन इंडेड फंड में जाना है। 5,000 रुपया और करना है। यदि आपके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी है तो सारे के सारे स्मॉल कैप, मिड कैप में जा सकते हैं। अगर रिस्क लेने का क्षमता कम है, 15 साल से टाइम कम है, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। अगले कमेंट्स में कहते हैं, राजू जी मेरी वाइफ को सीवियर स्टोमिक पेन था, अमित जी से कांटेक्ट किया और उन्होंने काढ़ा बताया, बहुत आराम मिला, जंगल के लुटेरों से बच गए। अब अगर चले जाते तो पता है क्या होता, वही सीन याद कीजिए, गब्बर इज बैक, वो चीर फाड़ करना शुरू हो जाता और आप दोस्तों से पैसा मांगना शुरू कर देते या म्यूचुअल फंड से रिडीम करना शुरू कर देते। तो ये नहीं करना है। कितना भी घनघोर इमरजेंसी आ जाए ना, वो एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा ना, तब तक एक तो एम्बुलेंस को बुला लिया, 10 मिनट में आएंगे, तब तक अमित जी को भी फ़ोन कर लीजिए, उन्होंने काढ़ा बताया, कुछ कर लीजिए। करते ही वाइफ बोलेगी नहीं ठीक लग रहा है, जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके थोड़ा बहुत परमिटेशन कमीशन लगा करके जंगल के लुटेरों से बचना है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है। कोई भी घनघोर समस्या हो जाए, पहले एक बार घंटी वहाँ बजाना है। अभी मैंने कुछ पैसे को रिडीम किया है, तो यहाँ पे देखते हैं 14 तारीख को रिडीम किया, 14 तारीख था फ्राइडे। और नियम क्या बोलता है, HDFC मिड कैप से रिडीम किया तो ये यूनिट दिखा रहा है, यूनिट का प्राइस नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 14 तारीख को फ्राइडे को 2 बजे के पहले जब रिडीम किया तो इस समय NAV का रेट आपको नहीं बताएंगे। NAV का रेट रात के 9 बजे जो डिस्क्लोज होगा वो प्राइस होगा। मान लीजिए NAV का रेट 100 रुपया था, 1% मार्केट बढ़ा तो 101 रुपया रात के 9 बजे जो डिसाइड होगा, इस यूनिट इंटू गुना करेंगे यूनिट के प्राइस से, 101 रुपया से, वो पैसा अकाउंट में आएगा 2 दिन बाद। या मार्केट 1% गिरा तो 99 रुपीज हो गया, वो भी रात के 9 बजे दिखेगा। तो इस यूनिट को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पैसा अकाउंट में आएगा। तो इसको नियम में क्या बोलते हैं, T+2 वर्किंग डेज के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो हमने 14 तारीख को फ्राइडे को किया, फ्राइडे मतलब T मतलब ट्रांजेक्शन डे, सैटरडे संडे तो ऑफ है, हटा दीजिए। सोमवार हो गया पहला वर्किंग डेज और मंगलवार हो गया दूसरा वर्किंग डेज। मंगलवार को दूसरे दिन हमारे अकाउंट में 9 से 10 बजे सुबह पैसा अकाउंट में इस तरह से क्रेडिट हो गया ICICI के अकाउंट में। 18 तारीख को ये क्रेडिट हो गया 22,27,000 रुपया। तो जब भी करेंगे तो 2 वर्किंग डेज का मतलब यही है। अगर सोमवार को करते तो T हो गया सोमवार ट्रांजेक्शन डे, मंगलवार बुधवार को 9-10 बजे तक आ जाएगा। 9-10 बजे तक कभी कभी ना आए तो शाम तक आ जाएगा, नॉर्मली सुबह ही आ जाता है। तो ये T+2 वर्किंग डेज का मतलब ये है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। म्यूचुअल फंड में अभी तक शुरुआत नहीं की है तो ऐप है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके मिनिमम 500 रुपया SBI स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।